माओ से तुंग, चीन का महान राष्ट्रवादी नेता लेनिन के बाद जिसने मार्क्स के विचारों को चीन में लागू किया। इसका हम लेसन प्लान को स्क्रीन पे ले आते हैं क्लास के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि माओ ने मार्क्स के विचारों में और लेनिन के विचारों में क्या परिवर्तन किए, क्या माओ की अच्छी बातें थी और क्या माओ की बुरी बातें थी। तो बुरी बातें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर नहीं पूछी जाती हैं हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। माओ की स्टडी मेथोडोलॉजी, माओ के मेन विचार, मार्क्स से डिफरेंस, लेनिन से डिफरेंस। उनकी जो मेन किताब है माओ की, न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी माओ की ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें माओ ने अपना असंगति का सिद्धांत दिया है। अगर हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई इसका थ्योरी आती है, माओ ने जो नई थ्योरी दी है तो वो है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, असंगति की थ्योरी। जैसे कि मिल ने बेंथम की उपयोगितावाद में थोड़े चेंजेस कर दिए थे। उपयोगितावाद के अंदर में क्वालिटी को इंप्रूव, क्वालिटी के एक्सपेक्ट को ऐड कर दिया था। सेम ये फिनोमेना हम देखते हैं मार्क्स के चिंतन में माओ ने ऐड कर दिया है, क्वालिटी एक्सपेक्ट को डाल के, क्वालिटी के तत्व को डाल के। हम देखेंगे क्या, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस। और लेकिन अल्टीमेटली he was also a dictator like Lenin। किताब का नाम भी यही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। और माओ ने जो अपने देश का नाम रखा इस वक्त चीन का, क्या नाम है चीन का, क्या नाम रखा माओ ने 1949 में आजादी के बाद? व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना? फटाफट बताइए। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यस, PRC। और रिपब्लिक क्या होता है? व्हाट इज द रिपब्लिक? गणतंत्र। हिंदी नहीं पूछी मैंने, क्या होता है? जहाँ पे जनता का शासन है। वो तो डेमोक्रेसी है। दिस इज नॉट गणतंत्र, दिस इज नॉट रिपब्लिक। मतलब कोई एक शासक ना हो, जनता के द्वारा शासक जो है चुना जाए। हाँ, ये है लास्ट वर्ड में, कि जहाँ का शासक सीधे जनता द्वारा चुना जाए उसे हम कहते हैं रिपब्लिक, जिसका मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। वंशानुगत नहीं होता, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है। हालांकि नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों में कम्युनिस्ट पार्टी राज करती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर में बाप के बाद बेटा बेटी ये राज करते आ रहे हैं, तो वहां पर ये रिपब्लिक वाला सिस्टम नहीं है। रिपब्लिक तो अगर यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएवर जैसा भी है, कम से कम नॉर्थ कोरिया से तो बेहतर है। अब इनकी मेन थ्योरी, असंगति का सिद्धांत। अब हालांकि मार्क्स ने कहा था कि ऑपोजिट ऑफ यूनिटी, मतलब कि आप मैग्नेट को काट दोगे, मार्क्स ने कहा था, तो उसके हर एंड पे दोनों नॉर्थ और साउथ आ जाएंगे, पक्ष विपक्ष हमेशा रहेगा। बट वो मार्क्स ने एक तरीका बताया। अब माओ ने इसको एक्सप्लेन करते हुए, असंगति करते हुए ये बताया कि असंगति हमेशा रहेंगी, ये बातों मार्क्स से मिलती है। लेकिन जो डिफरेंट है माओ ने किया, ये असंगति के प्रकारों में भेद कर दिया। मार्क्स ने ये नहीं कहा था, इसने माओ ने कर दिया इसका गुणात्मक असंगति है और मात्रात्मक असंगति है। दो तरह की असंगति कर दी, गुणात्मक और मात्रात्मक। और अकॉर्डिंगली इनके जो ट्रीटमेंट है, तो मार्क्स ने कहा था कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, असंगतियां हैं मैग्नेट के दोनों एंड्स पे, अगर उनको नहीं बुलाया गया, ठीक नहीं किया गया, तो क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव का सिद्धांत दिया था कि जब बॉयल होगा, पानी बॉयल होगा, तब क्रांति होगी। और जो तमाम असंगतियां क्वांटिटेटिव होती हैं और इनका इलाज क्वालिटेटिव तरीके से किया जाएगा।
क्रांति के द्वारा में, अगर ये असंगतियां चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर माओ चेंज कर देता है मार्क्स की थ्योरी को। माओ ये कह देता है कि असंगतियां क्वांटिटेटिव ही नहीं होती, क्वालिटेटिव भी होती हैं, और इन संगतियों के खिलाफ जो क्रांतियां होती हैं, मार्क्स ने कहा सब तरह की क्रांतियां क्वालिटेटिव होती हैं। माओ कहता है कि क्रांतियां भी अलग अलग तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब वो कैसे कैसे कहते हैं, इसमें हम एक चीज नोट कर लेते हैं कि जो अलग अलग असंगतियां, अब जैसे कि असंगति माओ ने कहा पहले कि राजा और प्रजा की जो असंगति है, हिंदी में कर लेते हैं इसको, राजा प्रजा की, राजा प्रजा की संगता इसकी लेके इसको कैसे दूर किया जाएगा, आपकी साम्यवादी क्रांति के द्वारा, जनवादी की क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना हो जाएगी। फिर दूसरी तरह की असंगति है आपकी जमींदार और जिमीदारों के बीच में। इनको कैसे किया जाएगा, इनको भूमि के राष्ट्रीयकरण यानी कि राष्ट्रीयकरण की क्रांति द्वारा, कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा और सबको जमीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा। तीसरी तरह की क्रांति, उसने कहा असंगति हर जगह फैली हुई है। असंगति जो है वो है कृषक मजदूर। अब इनके जो लेबर्स हैं, कृषक और मजदूर भी है, साथ साथ में इनके बीच में विरोधाभास है। अब मुझे नहीं पता कि इनके बीच में विरोधाभास माओ ने कैसे कहा, क्योंकि उस वक्त उनकी पार्टीज में कृषक और मजदूर दोनों का साथ में लेके माओ ने क्रांति की थी। लेनिन ने क्रांति सिर्फ मजदूरों को लेकर की थी, माओ ने क्रांति कृषक और मजदूर और छोटे दुकानदार तीनों को लेकर की थी। किन इनको लिया था माओ ने क्रांति के लिए, किन किन को लिया था, रिपीट करें। कृषक, मजदूर और छोटे दुकानदार। यस, और जब तीनों को साथ में ले लिया, साथ में लेना आसान काम तो है नहीं, आसपास में डिस्प्यूट्स भी होते हैं, असंगतियां भी होती हैं। लेबर कहते हैं कि हमसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, मजदूर कहते हैं हमसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में भी असंगति है। अब उसके लिए माओ ने क्या तरीका बताया कि जो आपकी क्रांति होगी वो होगी कि आपको ये सामूहिक खेती, यानी कि जिसे हम सिंपल जो इंदिरा गांधी ने की थी, जिसे कहते हैं चकबंदी, भूमि का स्वामित्व टाइप में, कि सामूहिक खेती किया जाए और साथ में लेबर कम करने के लिए आपकी जो काम है इसका यंत्रीकरण कर दिया जाए, ताकि मशीन्स काम करें, इंसान को काफी हद तक फ्री किया जा सके। इसी तरीके से बाबा साहब ने भी उस टाइम पर जब कानून बनाया था महाराष्ट्र में, वर्किंग आवर्स को 12 घंटे की जगह 8 घंटे कर दिए थे। रतन टाटा ने भी जब नागपुर में फैक्ट्री लगाई 12 घंटे की जगह 8 घंटे की लेबर कर दी थी। मगर आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे योगी साहब ने नया कानून लेकर आए, यूपी में इंडस्ट्रीज लेकर आनी है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे लेबर कर दी। तब से काफी विरोध हुआ, तब जाके थोड़ी सी ठीक की इस चीज को। कुछ नहीं सीखते इतिहास से, क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहा। तो हर तरह की असंगति को क्वांटिटेटिव तरीके से, क्वालिटेटिव असंगति को क्वालिटेटिव तरीके से क्रांति द्वारा ठीक किया जाना माओ की स्पेशलिटी है, माओ का सिद्धांत है। और एक और क्रांति रहेगी इसमें, चौथे नंबर की, वो है कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो असंगति है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पूंजीवादी देश हैं, बिना साम्यवादी देश हैं, बिना विचारधारा के देश हैं, गुलाम कंट्रीज हैं, उन सभी के अंदर साम्यवाद का जो असंगति है, इसको दूर करने के लिए केवल हमें ये दूर हो सकती है साम्यवादी युद्ध के द्वारा। फाइन, युद्ध की अनिवार्यता में माओ विश्वास रखता है। किसकी अनिवार्यता में माओ विश्वास रखता है? युद्ध की अनिवार्यता से। राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, माओ का फेमस डायलॉग, युद्ध जरूर करना है।
और इसी का सेकंड विचार आ गया जनयुद्ध, थ्योरी ऑफ पीपल्स वॉर। अब उसने कहा कि हर लेनिन के विपरीत पीपल्स वॉर में, हम पीपल्स वॉर को समझने के लिए हमें लेनिन को समझना पड़ेगा। लेनिन ने कहा वार करने के लिए हरावल दस्ता, लेनिन ने कहा था हरावल दस्ता, इंग्लिश में क्या है ENGUARD, वैनगार्ड, जो ट्रेन हो आगे के लिए मिलिट्री वाले लोग। लेकिन माओ कहता है कि अकेले हरावल दस्ता नहीं, सारी पब्लिक को वार के अंदर ऐड करो, सिर्फ कुछ लोगों को ट्रेन नहीं करना, पूरे को ही वार के लिए ट्रेन करो। उसकी थ्योरी है डंडन डाडा डंडन, मतलब कि लंदन में पहले आगे बढ़ो, फिर 2 कदम आगे, 3 कदम आगे बढ़ो, डाडा 2 कदम पीछे आ जाओ, फिर दोबारा से डंडन, फिर दोबारा से 2-3 कदम आगे बढ़ जाओ। और यही सिद्धांत उनका आज भी वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं। चीन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर में जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, उनको एग्रेसिव होना, वार्तालाप में झगड़ा करना सिखाया जाता है, बीइंग द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। इसीलिए जो 5 फिंगर्स का सिद्धांत है उनका, कि अरुणाचल प्रदेश, प्योंगयांग, जो आसपास हमारे इंडिया के जो जगह हैं, इनको कब्जा करने का। और ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे भूमि को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने एरियाज को बढ़ाते जा रहे हैं। उसी पॉलिसी को जो माओ ने तब लॉन्च की थी, आज तक चीन इसको कंटिन्यू कर रहा है, डंडन डाडा डंडन की पॉलिसी को। फिर न्यू डेमोक्रेसी, ये लेनिन से किस तरह से फर्क है उनका थर्ड सिद्धांत। जब लेनिन ने रशिया के अंदर अपनी पार्टी का राज स्थापित कर लिया, तब तमाम जो गिरजाघर थे, जो चर्चेज वगैरह थे, उनमें भूसे से भर दिया गए थे उनको, और सभी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंडस्ट्री सब सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली थी। लेकिन चूंकि माओ ने अपनी पार्टी में इस क्रांति के लिए सिर्फ मजदूरों को ही साथ में नहीं लिया था, किसानों को भी लिया था, छोटे दुकानदारों को भी लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम लेनिन की तरह सारा करेंगे तो सही, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बीच में काफी सालों तक एक ट्रेडिशनल पीरियड रहेगा जिसमें सरकार सबकी होगी, मजदूरों की भी होगी, आपकी छोटे दुकानदारों की भी होगी, और किसानों की भी होगी। तो इस ट्रांजिशन टाइम का नाम होगा न्यू डेमोक्रेसी। और आज भी चाइना के अंदर में मिक्स्ड इकोनॉमी ही चल रही है। उनका शेयर मार्केट है, पूरी की पूरी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अलीबाबा, अलीपे, जो उनके मेन टैंगसेंग, सॉफ्ट बैंक, पता नहीं बहुत सारी कंपनीज हैं चाइना की, जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर शामिल है। तो सरकारी कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो वो न्यू डेमोक्रेसी, माओ ने कहा था ट्रांजिशन होगी, उसके बाद हम रशिया की तरह ले आएंगे, लेकिन वो ट्रांजिशन अब तक इनका कंटिन्यू हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ही इन्होंने चीन को रखा हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोग बात को समझ रहे हैं। और यस सर, लास्ट के 2 मिनट रह गए, जल्दी कंप्लीट करता हूँ। कृषकों को क्रांति का उसने दूत बनाया, और क्रुश्चेव के मुकाबले में क्रुश्चेव ने कहा था कि हमें मार्क्सवाद को फैलाना है तो शांति से भी फैला सकते हैं, लेकिन माओ ने कहा राजा बनने के बाद कि हमें मार्क्सवाद को फैलाना है तो दुनिया में वॉर्स ही करनी पड़ेंगी। और 1917 में जब रशियन क्रांति हुई, तब माओ ने एक लेटर लिखा, आर्टिकल लिखा, भौतिक संस्कृति का अध्ययन। उसमें इनअवेलेबिलिटी ऑफ वार के ऊपर माओ ने बल दिया था। मिलिट्री एजुकेशन मोटिवेशन जरूरी है, और पॉलिटिकल पावर चाहिए जिससे हम समाज को चेंज कर सकें। और जो वार करनी है वो गुरिल्ला पद्धति से करनी है, शिवाजी क्या करते थे, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि मिलिट्री से 1-to-1 फाइट की जा सके। और लास्ट में इनका कल्चरल रेवोल्यूशन, जो माओ ने 1957 से 66 तक किया, अपनी मृत्यु तक,